Hello everyone, welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, I welcome you back again to our channel and yes, today's video is especially for class 10th ICSC student. जी हाँ, हमारे पास डिमांड आ रही थी, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम सिर्फ CBSE पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, बट वी वर जस्ट चॉकिंग आउट कि हम कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, कैसे हम क्लास 10th क्लास 9th ICSE के कंटेंट को हम पुश कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती गई हैं, हमने उसको चैनलाइज किया है एंड येस वी हैव नाउ डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट विथ क्लास 9th एंड क्लास 10th ICSE लेक्चर्स एंड दे विल कम आउट इन पैरेलल विद द CBSE कंटेंट ऑल्सो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने जो आपके टॉपिक दिख रहा है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उससे आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ी कुछ हम लोग बातें करते हैं। तो क्लास 9th और क्लास 10th का जो ICSE कंटेंट है, अगर हम CBSE से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। क्वेश्चंस पैटर्न में, एग्ज़ाम पैटर्न में इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्लास 10th ICSE आपका बोर्ड कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, मैं जल्द आपके लिए एक वीडियो उस पर बनाऊँगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का ब्रेकअप कैसा होता है, पेपर किस पैटर्न का आता है, बिकॉज CBSE से उसका अलाइनमेंट बहुत ही डिफरेंट है। सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। सो मूविंग अहेड, आज का जो हमारा लेक्चर है वी आर स्टार्टिंग विथ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि इसका कुछ कंटेंट आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए आसान रहेगा कि हम इस चीज़ को फटाफट कवर कर लें। तो जैसे कि आपने थोड़ा बहुत क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो आइए हम थोड़ा उसको रिवाइज़ करते हैं कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था हम सब ने कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट फॉल करती है, तो इस रे ऑफ लाइट में 3 तरह के फिनोमेना पॉसिबल हैं। पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसका नॉर्मल, तो ये बन गया इसका, ये दिस लाइन इज़ द नॉर्मल। अब जो ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, जब ये किसी सरफेस पे फॉल करेगी, ये आपका सरफेस है। ये जब ये किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो इसमें 3 फिनोमेना हो सकते हैं। आइदर दिस लाइट कैन गो इन द सेम मीडियम, it can go in the same medium, or it can change the medium somewhat like this, और इसका कुछ पार्ट जो होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा आपका। तो जब भी आपकी लाइट किसी सरफेस पे या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन पे पास करेगी तो उसका कुछ पार्ट जो है इट विल गो इन द सेम मीडियम, उसका कुछ पार्ट जो होगा इट विल गो इन द अनदर मीडियम, और इस लाइट का कुछ फ्रैक्शन इस पॉइंट पे अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब भी लाइट आपकी फॉल करती है, सम ऑफ द पार्ट गोज इन सेम मीडियम, सम गोज इन अनदर मीडियम एंड सम ऑफ द पार्ट गेट्स एब्जॉर्ब। फिनोमेना जिसमें सेम मीडियम में ट्रैवल करती हैं उनको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो वी कैन से दैट refraction is a phenomena of light in which it changes its path upon falling a surface। changes its path करते हैं और changes इट्स मीडियम। तो जब भी लाइट एक ऐसे सरफेस पे फॉल करेगी जो 2 मीडियम को सेपरेट करेगी, मान लीजिए एयर वाटर है, वाटर ग्लास है, ग्लास एयर है, तो उस बिहाफ पे क्या होगा, उस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि एक रे मैंने ये बनाई है, एक रे ऑफ लाइट ये बनाई है, तो ये कैसे बनती हैं, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पे
तीन केस लिए। ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, एंड दिस इज़ द नॉर्मल इन ऑल द थ्री केसेस। ये आपका नॉर्मल है। नाउ लेट अस टेक अ लाइट रे। दिस इज माय इंसिडेंट लाइट रे इन द फर्स्ट टू केसेस। So this blue line is known as your incident light ray, and the angle made by the light ray with normal is known as angle of incidence. तो ये आपकी blue light ray incident light ray है, और ये light ray normal से जो angle बना रही है उसको हम angle of incidence कहते हैं। अब इसमें दो केसेस हैं, या तो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाएगी, या ये तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये जो एंगल आपका ये है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इन द फर्स्ट केस व्हाट इज हैपनिंग, इसको हम केस 1 मान लेते हैं। इन केस 1 एंगल आई इज मोर देन एंगल आर। इन केस 2 एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। अब ये तीसरा केस क्या है? इन द थर्ड केस इट कैन हैपन कि आपकी लाइट जो है वो सीधा नॉर्मल के अलॉन्ग गिरेगी। तो इस केस में इस लाइट में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो सीधी सीधी पास कर जाएगी। सो केस 3 इज बेसिकली केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। तो इसको नोट कर लीजिए कि जब भी लाइट अलॉन्ग द नॉर्मल जाएगी, सो केस 3 क्या है? इट इज़ बेसिकली लाइट गोइंग अलॉन्ग द नॉर्मल, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा आपका। अब ये केस 1 केस 2 क्या है? क्यों केस 1 में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है? क्यों केस 1 में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम है? तो इस फिनोमेना को समझाने के लिए जो हमारा पहला टर्म है, वी विल डिफाइन अ टर्म नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आपको बीच में कोई डाउट लगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ वीडियो बस देखिए नहीं, नोट्स बस लेते मत रहिए, अपने जो डाउट्स हैं उसको ज़रूर पूछते रहिए, बिकॉज ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी चीज़ों को आगे सॉल्व करने में। नाउ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो अभी हमने पीछे क्या देखा कि हमेशा एक इंटरफेस होगा जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। नाउ फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1 हमेशा मेरा वैक्यूम होगा, मीडियम 2 आपका चेंज होता रहेगा, इट कैन बी वाटर, ग्लास, डायमंड, एनीथिंग। तो आइए पहले हम यहाँ पे अपना ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। अब पहले हम टर्म को डिफाइन करते हैं। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो आपका मीडियम 2 है उसको हमने मीडियम नाम दिया है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 हमेशा वैक्यूम रहेगा और मीडियम 2 हमेशा आपका कोई भी एक मीडियम रहेगा आपका। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा फिक्स रहती है, उसको हमने c ले लिया, और उस जिस मीडियम में जाएगी, कौन से मीडियम में? इस मीडियम में जब लाइट जाएगी उसकी स्पीड को हमने यहाँ पे v ले लिया। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n इज इक्वल टू c/v। तो अगर आपको कोई आपसे पूछे कि ये क्या चीज़ है, मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेसिकली ये जब लाइट हमारी ट्रैवल करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो उस लाइट के ट्रैवल करने पे हमारी लाइट की स्पीड में चेंज आता है। जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम में है उसी मीडियम में चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन में
नो चेंज इन स्पीड होता है, बिकॉज आपका मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ही इसीलिए होता है क्योंकि मीडियम के चेंज होने पे आपकी लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। तो उस लाइट की स्पीड में आए हुए चेंज को जो रेशो बताता है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट नाम इसलिए दिया है क्योंकि आपका पहला मीडियम हमेशा वैक्यूम ही रहेगा, सो न्यूमरेटर विल रिमेन ऑलवेज द सेम। तो बेसिकली हम यहाँ पे दूसरे मीडियम की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। कौन सी वैल्यू? कि कितने टाइम्स आपकी लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। सो एन बेसिकली टेल्स कि बाय व्हाट फैक्टर। एन क्या बताता है? बाय व्हाट फैक्टर स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। अब मैंने डिक्रीज वर्ड क्यों लिखा? बिकॉज वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, तो जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लाइट की स्पीड घटनी ही घटनी है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका पहला मीडियम वैक्यूम ही लिया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन अब बात आती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नाउ वी हैव अ टर्म नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फ़र्क हो जाएगा इसमें? ये इंटरफेस है। अब यहाँ पे कोई भी दो मीडियम लिए, मीडियम 1 और मीडियम 2, ये नॉर्मल है। सपोज इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। तो इसमें दो तरह के केस लिखेंगे। फर्स्ट इज़, सपोज मैंने लिखा, कुछ किताब में आपको इसको n21 लिख के मिलेगा, या आपको n21 मिलेगा, या कहीं कहीं μ21 भी लिखा मिलेगा। इन तीनों का मतलब ये होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो पहले केस में हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, बट यहाँ पे हम दो इंडिविजुअल मीडियम्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो अगर ये ऐसे कुछ लिखा है वैल्यूज़, तो इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जिसको हम ऐसे लिखते हैं n2 इंटू 1/n1। अब n2 क्या होगा? n2 विल बी c/v2, बिकॉज n2 क्या है? n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो क्या बन जाएगा? c/v2 बन जाएगा। तो n2 बन गया c/v2, और 1/n1 है तो ये बन जाएगा v1/c। so this will be equal to v1/v2, therefore n2/n1 is equal to v1/v2। एंड सिमिलरली अगर हम n12 या n12 या μ12 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दैट इज इक्वल टू v2/v1। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ है, जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे 2 है और जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड है, दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। देख रहे हैं आप? अगर n1/n2 है तो v2/v1 है, अगर n2/n1 है तो v1/v2 है। तो इसका मतलब क्या है? तो अब ऊपर के अब डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इंटरफेस हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। नाउ वी वर हैविंग टू केसेस। ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, किसी एक केस में आपकी लाइट रे जो होगी वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी, और किसी केस में ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका भी n1 है, इसका भी n2 है।
तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, आगे तो बहुत पेज मेरा हौच पौच हो गया था, इसको मैं वापस फिर से बनाता हूँ। ये इंटरफेस था, ये नॉर्मल था, ये आपकी लाइट रे आ रही है और यहाँ से ये बेंड हो गई। आई आर N1 N2, इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है। सो व्हेन लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तब उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और हमने अभी पीछे देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का और उस मीडियम में लाइट की स्पीड आपस में इन्वर्स में रिलेटेड हैं। तो वी कैन राइट v2 इज़ लेस देन v1। तो जब भी लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट की स्पीड आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब भी लाइट के स्पीड में डिक्रीमेंट आएगा, मतलब लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिनोमेना कि लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, आपका आंसर क्या होगा कि वेन एवर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, it means that the light is going from rarer to denser medium। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेयर और डेंस जो है वो उसकी फिजिकल डेंसिटी से रिलेशन नहीं है इसका। यहाँ पर रेयर और डेंस इस टर्म में डिफाइंड है कि अगर लाइट की स्पीड रिफ्रैक्शन पे घट रही है, लाइट की स्पीड रिफ्रैक्शन पे घट रही है, घटने का मतलब क्या है, रेयर से डेंस जा रहा है। और अगर इसी के कॉन्ट्ररी हमारा ये इंटरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है, और अगर यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे लाइट रे आई और अब लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर चली गई, तो क्या होगा, हमारा ये N1 था, ये N2 था, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है। इस केस में हमारा N1 जो है वो N2 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, v1 v2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट आपकी बढ़ गई है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, एंड वेन एवर दिस हैपन्स इट मीन्स दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंस टू रेयर मीडियम। सो वेन एवर द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, कब, रिफ्रैक्शन होने पे, तो हम कहेंगे कि लाइट हमारी डेंस से रेयर जा रही है। सो डेंस से रेयर का मतलब होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर टू डेंस का मतलब होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर कोई लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है तो रेयर टू डेंस है, और अगर डेंस से रेयर जा रही है तो लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी आपकी हमेशा। वापस मैथमेटिक्स में आते हैं। तो अगर हम लिखते हैं N1/N2 तो ये बन जाएगा V2/V1, और V का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा जहाँ पे वेवलेंथ होता है, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये लिखेंगे हम λ2f2 अपॉन λ1 f1। लेकिन लाइट में क्या है, यहाँ पे कोई एक सोर्स होगा और जो सोर्स की लाइट है वही तो ट्रैवल कर रही है, मतलब अगर यहाँ पे ग्रीन हो यहाँ पे ग्रीन होगा, तो जो सोर्स की लाइट है वही आगे ट्रैवल कर रही है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। तो जब तक मैं यहाँ पे सोर्स नहीं बदलूँगा तब तक इंसिडेंट लाइट रे की और रिफ्रैक्टेड लाइट रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। मतलब वी कैन से दैट f1 और f2 की वैल्यू सेम होगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1/N2
इज़ V2 बाई V1 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1, या N2 बाई N1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे गए हैं आपसे, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। जब हम वीडियो आपको देंगे न्यूमेरिकल की, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। सो वी आर ट्राइंग दैट कि हम आपको पहले एक वीडियो थ्योरी की थी जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो जाएं। जब उसको तैयार आपका हो जाएगा देन वी विल गो विद द न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल जब करें तो न्यूमेरिकल ही करें, जब थ्योरी पढ़ाएं तो थ्योरी ही पढ़ाएं, ताकि आप थ्योरी पढ़ लें, समझ लें। जब आपको समझ में आ जाएगा देन वी विल हैव एन इंटेंसिव वीडियो ऑन न्यूमेरिकल्स। नाउ मूविंग विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फटाफट यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं। ये इंटरफेस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट लाइट रे हो गई, और कोई भी हम एक केस लेते हैं, सपोज नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है ये, और यहाँ पे एंगल आई लो, यहाँ पे एंगल आर ले लो, एंड उसको N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं। सो दिस इज़ माय इंसिडेंट रे, this is my refracted ray, this is my normal, and this is my interface, जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। N1 N2 उन दोनों मीडियम्स के इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं या इंडेक्स हैं। तो पहला लॉ तो बड़ा आसान है, वो हम सबको पता है कि ये कहता है कि द नॉर्मल इंसिडेंट रे and refracted ray all lie in the same plane। आसान था। सेकंड आपका है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, इसको हम पॉइंट P मार्क कर लेते हैं आसानी के लिए। लेट अस टेक दिस एज पॉइंट P। तो जो भी आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पॉइंट P पे हो रहा है। अब कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला, देखिए पॉइंट P पे रिफ्रैक्शन है, तो उसके पहले हम लिखेंगे इसका इंसिडेंट पार्ट। तो ये इस वाले मीडियम में इंसिडेंट है, तो इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। तो अभी हम इंसिडेंट पार्ट लिख रहे हैं, और कितना एंगल पे इंसिडेंट है, I, तो इस एंगल का साइन इज इक्वल टू, अब लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, किस मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई है, N2, कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है, R। तो यहाँ से अगर हम साइन I अपॉन साइन R लिखें तो ये बन जाएगा N2 बाई N1, और N2 बाई N1 क्या है यहाँ पे देखिए, इट इज़ V1 बाई V2, इट इज़ V1 बाई V2। और V1 V2 क्या है, लाइट की स्पीड उन दोनों मीडियम में रिस्पेक्टिव स्पीड है, और स्पीड तो कभी उस मीडियम में चेंज होगी नहीं, मतलब जो रेशो V1 बाई V2 है वो हमेशा एक कांस्टेंट बना रहेगा। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें स्नेल्स लॉ का, तो किताब में लिखा है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीन्स अगर कोई दो मीडियम है, उनको सेपरेट किया गया है, आप कोई भी वैल्यू रखें I और R की, उनका जो साइन ऑफ एंगल है वो रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मीन चाहे आप यहाँ पे एंगल को बदलते जाएं, उसी रेशो में आपका ये एंगल भी चेंज होगा, और एंगल्स ऐसे चेंज होंगे कि उन एंगल्स का जो साइन वैल्यू है वो रेशो हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेन था हाउ टू अप्लाई सच इक्वेशंस। पहले हम लिखेंगे इंसिडेंट पार्ट, किस मीडियम में इंसिडेंट है और कितना एंगल पे इंसिडेंट है, किस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है और कितना एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है। उसके बाद आप इसको फॉर्मुलेट कर लीजिए,
जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर लीजिए। तो मैं आपको इसके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस वॉज योर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मेन इसी को अप्लाई करने का है। अगर आप ये सीखे कि कैसे अप्लाई करना होता है, देन क्वेश्चंस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेंगे। अच्छा, सबसे मेन चीज़, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सवाल दूँ कि ये ऐसे मैंने बनाया, ये मीडियम है, लाइट है, ऐसे आ रही है, ये 60 डिग्री है, और मैं आपसे पूछूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आप फटाफट बोल दोगे 60 डिग्री। जी नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। लाइट में हमेशा जो एंगल होता है वो नॉर्मल से नापा जाता है। तो ये पूरा 90 है, 90 में 60 हटाओगे तो 30 बचेगा। तो इसीलिए जब भी सवाल सॉल्व करना है स्नेल्स लॉ के, ये ज़रूर ध्यान देना कि जो हमारा एंगल दिया है सवाल में वो नॉर्मल से दिया है कि हॉरिजॉन्टल से दिया है। अगर हॉरिजॉन्टल से है तो आप 90 में से उसको सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लाइट में जो भी एंगल होते हैं वो हमेशा नॉर्मल से नापे जाते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ जो हमारी होती हैं वो इसी बिहाफ पे ही हमसे होती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर विच वाज बेस्ड अपॉन योर रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने मेनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को हमने इसमें कवर अप किया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू टेक अप द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10, दैट इज़ ग्लास प्रिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इसको, या वी कैन डू सम न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन वी कैन टेक ग्लास प्रिज्म, ताकि आपको इस थ्योरी के बारे में ज़्यादा आपको डीप नॉलेज हो जाए। तो चलिए, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और खासकर हम देखेंगे कि बोर्ड में कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। बाकी जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लास 10 का हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, पेपर कैसा आता है, पेपर कैसे अप्रोच करना है, और सिलेबस क्या है आपका इस साल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आप हमसे अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े हुए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में इसको आगे शेयर करते रहिए इसको, ताकि बाकी लोग को भी इससे हेल्प मिलते रहे। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपको एक इंटेंस कोर्स आपको प्रोवाइड कर सकें यूट्यूब पे, सो दैट यू आर एबल टू डू स्टडीज़ ऑन योर ओन। आप खुद से सवाल सॉल्व कर सकें, एंड होपफुली दैट यू डू वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बाकी आप कोई डाउट्स हों तो यू कैन रीच टू आवर ऑल अदर हैंडल्स ऑन सोशल मीडिया, और यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। हम जल्द से जल्द हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।